भारत की कहानी को अगर समझना हो तो शायद इसकी नदियों की कहानी से बेहतर कोई शुरुआत नहीं हो सकती। सही बात है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, बल्कि ये वो नसें हैं जिनके किनारे दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों ने जन्म लिया, जैसे सिंधु घाटी। बिल्कुल। आज हम भारत के इसी विशाल नदी नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनती हैं, कहाँ से बहती हैं और कैसे वो हमारे देश को आकार देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत की नदियों को मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांटा जा सकता है ना, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। जी हाँ। सुनने में ये एक सीधा साधा बंटवारा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सरल है, या इससे नदियों के पूरे कैरेक्टर का ही पता चल जाता है? देखिए, ये सिर्फ भूगोल का बंटवारा नहीं है, ये तो एक तरह से नदियों की जन्म कुंडली जैसा है। जन्म कुंडली? अच्छा। हाँ, सारा फर्क उनके सोर्स यानी उनके उद्गम में है। हिमालय नदियां, जैसा नाम से ही साफ है, हिमालय के बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। और इसीलिए ये बारहमासी हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। अच्छा, क्योंकि इन्हें दो सोर्स मिल जाते हैं, गर्मियों में बर्फ पिघलने से और मानसून में बारिश से। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, वो पठारी इलाकों से निकलती हैं, जहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है। कोई ग्लेशियर नहीं, इसलिए वो पूरी तरह मानसून की बारिश पर निर्भर है। बारिश अच्छी हुई तो पानी भरपूर, वरना वो सूख भी सकती हैं। तो एक को पानी की कभी कमी नहीं, और दूसरी? हाँ, दूसरी पूरी तरह मौसम के भरोसे है। मौसम के भरोसे। लेकिन एक और दिलचस्प बात कही गई है कि हिमालयी नदियां युवा हैं और प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ या मैच्योर हैं। अब ये क्या बात हुई? नदियों की भी उम्र होती है क्या? जन्मदिन तो नहीं मनाती, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर उनकी उम्र जरूर होती है। अच्छा, वो कैसे है मतलब एनर्जी से भरी हुई। वो तेज रफ्तार से पहाड़ों को काटती हुई नीचे आती है और गहरी खाइयां बनाती हैं, जिन्हें वी शेप की घाटियां कहते हैं। तो वो अभी भी अपना रास्ता बना रही हैं एक तरह से। सही पकड़ा, उनका काम अभी भी लैंडस्केप को तराशना है। और प्रायद्वीपीय नदियां? वो भारत के बहुत पुराने, एकदम स्थिर पठारी हिस्से से बहती हैं। ये भूभाग लाखों करोड़ों साल पुराना है। तो इन नदियों के पास भी लाखों साल थे अपना रास्ता बनाने के लिए। वो अपना कटाव का काम काफी हद तक पूरा कर चुकी हैं। तो अब वो शांत हो गई हैं। बिल्कुल। अब वो घाटी को और गहरा नहीं करती, बल्कि उसे चौड़ा करती हैं। इसलिए उनकी घाटियां चौड़ी और उथली होती हैं और उनकी रफ्तार भी धीमी और स्थिर होती है। वाह, जैसे कोई जोशीला नौजवान और कोई शांत अनुभवी व्यक्ति। क्या बढ़िया एनालॉजी है। जी। तो चलिए इसी युवा जोश के साथ अपनी यात्रा हिमालय से शुरू करते हैं। सबसे पहला बड़ा सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। इसका नाम सुनते ही इतिहास और भूगोल दोनों दिमाग में घूमने लगते हैं। बिल्कुल। सिंधु नदी तंत्र दुनिया के सबसे बड़े रिवर बेसिन में से एक है। इसका स्केल ही चौंकाने वाला है। कहाँ से निकलती है ये? ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है। पर मजे की बात यह है कि इसका आधे से भी कम हिस्सा भारत में बहता है। अच्छा, कितना? करीब 1114 किलोमीटर ही। तो ये एक सच्ची ट्रांसनेशनल नदी है जो 3 देशों से गुजरती है। और शायद इसीलिए इसके पानी का बंटवारा हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। हाँ, और इसी वजह से 1960 का सिंधु जल समझौता इतना ज्यादा अहम हो जाता है। जो कहता है कि 3 पूर्वी नदियां यानी रावी, व्यास, सतलुज भारत को मिले और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चेनाब पाकिस्तान को। लेकिन क्या ये समझौता आज के समय में भी उतना ही कारगर है? क्लाइमेट चेंज और बढ़ती आबादी का दबाव भी तो है। ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे ये आज भी दुनिया के सबसे कामयाब जल बंटवारा समझौतों में से एक माना जाता है। इसने कई युद्ध जैसे हालात टाले हैं। ये तो है। लेकिन हाँ, क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी का फ्लो बदल रहा है और तनाव बढ़ रहा है। तो ये समझौता एक तरह से लगातार परीक्षा से गुजर रहा है। सही बात है। और वो पंचनद वाली बात भी तो है। जी हाँ, सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन्हें पंचनद कहते हैं। इसी पंच और आब यानी पानी से पंजाब नाम बना। 5 नदियों की धरती। कमाल है कि कैसे नदियों ने हमारी जगहों को सिर्फ पानी नहीं, पहचान भी दी है। बिल्कुल। तो अगर सिंधु भूगोल और राजनीति की कहानी कहता है, तो पूरब की ओर बढ़ते हुए हम एक ऐसी नदी तक पहुंचते हैं जो भारत के लिए सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति की जीवन रेखा है। गंगा। जी, गंगा। गंगा की कहानी
उसके उद्गम से ही बहुत खास हो जाती है। गंगा कहीं से बस शुरू नहीं हो जाती, उसे बनाया जाता है। बनाया जाता है। हाँ। हाँ, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से जो धारा निकलती है उसे भागीरथी कहते हैं। आगे चलकर देवप्रयाग नाम की जगह पर इसमें एक और बड़ी नदी अलकनंदा आकर मिलती है और इन दो शक्तिशाली नदियों के संगम के बाद जो संयुक्त धारा बनती है उसे गंगा कहा जाता है। तो गंगा की पहचान ही संगम और मिलन से जुड़ी है। ये तो बहुत सुंदर विचार है। जी, और ये बस शुरुआत है। हाँ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो खुद यमुनोत्री से निकलती है। फिर रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ये सब मिलकर उत्तरी भारत के विशाल मैदान को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाती है। ये पूरा तंत्र भारत की लगभग 40% आबादी को सहारा देता है। 40%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और अपने सफर के अंत में पश्चिम बंगाल पहुंचकर ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है और ये दो विशाल नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा ये सिर्फ एक डेल्टा नहीं है, ये एक अनोखा जीता जागता लैंडस्केप है, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। और इसीलिए 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। जी, जो इसके सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को सही मायने में दर्शाता है। तो हमने हिमालय की युवा और शक्तिशाली नदियों को देख लिया। अब अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें, प्रायद्वीप की ओर, तो वहां एक बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ, वहाँ की कहानी भी अलग है। वहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा है जो सिर्फ दिशा पर आधारित है। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। और सिर्फ इस एक फर्क ने दक्षिण भारत के इतिहास और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से आकार दिया है। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब नदी किस दिशा में बह रही है, इससे इतना कुछ कैसे बदल सकता है? पहाड़ी में जाकर मिलती हैं। उनका सफर लंबा होता है और ढलान कम, तो समंदर तक पहुंचते पहुंचते उनकी रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। और वो अपने साथ लाई हुई सारी उपजाऊ मिट्टी को मुहाने पर जमा कर देती हैं। सही। और इसी से बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। ये डेल्टा भारत के चावल के कटोरे हैं। अच्छा। यहाँ हजारों सालों से घनी आबादी और खेती पर आधारित सभ्यताएं फली फूली हैं। ये नदियाँ एक तरह से लैंड बिल्डर्स हैं, यानी जमीन बनाने वाली। तो अगर पूरब की ओर बहने वाली नदियां जमीन बनाने वाली हैं, तो फिर पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती क्या है? वो तो डेल्टा नहीं बनाती। नहीं बनाती। वो अरब सागर में गिरती हैं। उनका रास्ता बिल्कुल अलग है। ये भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, जो जमीन में दरारें पड़ने से बनती हैं। जी, ये घाटियां खड़ी और गहरी होती हैं, इसलिए इन नदियों की रफ्तार बहुत तेज होती है। वो मिट्टी को जमा करने के बजाय सीधा समंदर में ले जाती हैं। तो फिर वो क्या बनाती हैं? वो डेल्टा नहीं बल्कि ज्वारन मुख यानी एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी एक गहरी खाड़ी जैसी होती है जहां नदी का ताजा पानी सीधा समुंदर के खारे पानी से मिलता है। और इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर हुआ? असर बिल्कुल उल्टा हुआ। जहां डेल्टा वाले इलाकों में खेती-बाड़ी मुख्य पेशा बनी, वहीं एस्चुरीज वाले इलाकों में गहरे प्राकृतिक बंदरगाह बने। बिल्कुल। इससे यहाँ व्यापार और कॉमर्स को बढ़ावा मिला। तो एक तरफ कृषि आधारित समाज और दूसरी तरफ व्यापार आधारित, सिर्फ बहने की दिशा ने दो अलग तरह की अर्थव्यवस्थाओं को जन्म दे दिया। कमाल है। चलिए हम कुछ प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों को थोड़ा और जानते हैं। गोदावरी को तो दक्षिण गंगा भी कहते हैं ना? हाँ, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होता है। और कृष्णा? कृष्णा नदी प्रायद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फिर कावेरी है जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। वो दक्षिण में बहुत पवित्र मानी जाती है। और वो प्रसिद्ध शिव समुद्रम वाटरफॉल भी बनाती है। जी हाँ। और नर्मदा की तो बात ही अलग है। ये प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम प्रवाही नदी है और मध्य प्रदेश में ये एक शानदार नजारा बनाती है, धुआंधार जलप्रपात। नाम से ही लगता है कि देखने लायक जगह होगी। धुआंधार मतलब धुएं की धार। बिल्कुल। वहां नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच से इतनी तेजी से गिरती है कि पानी की बूंदें एक घने कोहरे या धुएं जैसा माहौल बना देती हैं। ये नजारा इन पुरानी नदियों की छिपी हुई ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। वाह। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा से कुछ सबसे जरूरी और रोचक तथ्य निकालकर एक जगह पर लाते हैं। जरूर। पहला, जैसा हमने बात की,
गंगा को नवंबर 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दूसरा, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन। हाँ, उसे 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, डॉल्फिन एक इंडिकेटर स्पीशीज है। मतलब अगर नदी में डॉल्फिन स्वस्थ है तो इसका मतलब है कि नदी का पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ है। उनकी घटती संख्या एक बड़ी चेतावनी है। सही बात। और पंचप्रयाग का जिक्र भी बहुत अहम है जी। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर वो 5 पवित्र संगम हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। और देवप्रयाग में ही अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा बनती है। बिल्कुल, ये इस विचार को मजबूत करता है कि गंगा का महत्व किसी एक स्रोत से नहीं बल्कि कई धाराओं के पवित्र मिलन में है। ये संगम का दर्शन है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी यात्रा से एक बात तो साफ है, भारत की नदियां सिर्फ भूगोल की लाइनें नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, अर्थव्यवस्था और हमारी आस्था की नींव है। बिल्कुल। हिमालय की युवा बेचैन नदियों से लेकर प्रायद्वीप की शांत स्थिर नदियों तक ये विविधता खुद भारत की विविधता को दर्शाती है। ये करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती हैं, खेतों को सींचती हैं और हमारी संस्कृति का ताना बाना बुनती हैं। लेकिन आज ये सभी नदियां प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। और इनका संरक्षण सिर्फ पर्यावरण का कर्तव्य नहीं बल्कि हमारे भविष्य को बचाने का सवाल है। यही सबसे जरूरी बात है। और आखिर में एक विचार हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। पंचप्रयाग का जिक्र हुआ, जहां 5 अलग अलग संगम के बाद आखिरकार गंगा को अपनी पहचान मिलती है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर एक नदी को उसका मुख्य नाम और पहचान कई धाराओं के मिलने के बाद मिलती है, तो ये पहचान के बारे में हमारी सांस्कृतिक सोच पर क्या कहता है? क्या ये बताता है कि हमारे लिए किसी एक शुद्ध स्रोत से ज्यादा जरूरी अलग अलग धाराओं का मिलना और एक होकर कुछ ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली बन जाना है? शायद महानता अक्सर कई स्रोतों के संगम से ही बनती है।